ये खबरों में क्या आ रहा है? ये क्या बकवास है? बारीक, ये टीवी पर क्या बकवास चल रही है? ये लोग ज़ारन शाह के बारे में क्या फजूल बके जा रहे हैं? ये सब लोग झूठ क्यों बोले जा रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बारीक। वो जैसे ही घर वापस आया, दादी को टीवी की तरफ मुतवज्जो पाया, जहाँ सामने एक मॉडल बैठी ज़ारन के बारे में बातें कर रही थी और उसका दावा था कि ज़ारन जल्द उससे शादी करने वाला है। ये खबर सुनकर तो दादी का दिमाग ही घूम गया। वो खुद भी तो परेशान हो गया था। ये कोई मामूली मॉडल नहीं थी, बल्कि बहुत बड़ी मॉडल थी। वो उसके साथ एडवर्टीज़मेंट में काम करना चाहता था, लेकिन उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसे अफोर्ड नहीं कर सका था। और बाद में जब उसने उसे ऑफ़र की तो वो उसे डेट्स ही नहीं मिली थी, जिसकी वजह से उसे एक नई मॉडल के साथ वो एडवर्टीज़मेंट करना पड़ी। लेकिन इस लड़की का ये दावा कि वो ज़ारन से शादी करने वाली है, उसने तो उसे भी अच्छा खासा हिला कर रख दिया। दादी, ये सिर्फ बकवास है और कुछ भी नहीं। ये एक्ट्रेसेस लैमलाइट में रहने के लिए ऐसी उल्टी सीधी बातें करती हैं। आप परेशान ना हो, मैं अभी चेक करवाता हूँ आखिर हकीकत क्या है। प्लीज़ आप ज़्यादा जहन पर सवार मत करें इस बात को। आराम से बैठ जाएं आप यहाँ, आप आराम से यहाँ बैठ जाएं। वो उन्हें साथ सोफे पर बिठाते हुए कहने लगा, जबकि खुद वो ज़ारन के नंबर पर कॉल करने लगा। मेरी बात कराओ इस लड़के से। मैं खुद पूछती हूँ कि ये सब आखिर है क्या, आखिर चल क्या रहा है। घर से दूर है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी उठकर कुछ भी बकवास कर देगा किसी के भी बारे में। इस तरह टीवी पर बैठकर ये लड़की फजूल में हाँके जा रही है। इबादत को कमरे से बाहर निकलते देख वो और ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, जबकि टीवी पर चलने वाली खबर तो वो सुबह की सुन चुकी थी। रिलैक्स हो जाएं दादी, आप पानी पीजिए। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? फजूल में अपना बीपी हाई कर लेंगी आप तो। वो उनके लिए पानी लाते हुए उनके साथ ही बैठ गई, जबकि दूसरी तरफ से ज़ारन का फ़ोन लग चुका था। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई बोलें, इस वक्त फ़ोन किया आपने, खैरियत तो है ना? वो बारिक से बोला था। वालेकुम अस्सलाम, सब खैरियत है ज़ारन, तुम दादी से बात कर लो, वो तुमसे ज़रूरी बात करना चाहती हैं, काफ़ी परेशान है। आराम से उन्हें उनके सवाल का जवाब दो। वो उसे इशारों इशारों में कुछ ना कुछ बताता फ़ोन दादी के हवाले कर चुका था, जो काफ़ी गुस्से में थी। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। जी कहें, क्यों याद किया मुझे फ़ोन पर? फ़ोन पर दादी की आवाज़ सुनकर उसे खुशगवार हैरत हुई। वो बहुत कम उसे फ़ोन करती थी, खासकर काम के वक्त तो उनकी कॉल आना नामुमकिन सी बात। वो जानता था कि यकीनन कोई बड़ी बात है, वरना वो उसे इस तरह से फ़ोन कभी नहीं करती थी। और बारिक भी उसे कुछ बताना चाहता था, इसीलिए उसने उनके फ़ोन लेते ही उनसे पूछ लिया, टीवी पर ये क्या बकवास चल रही है ज़ारन? तुम ज़िबाइश खान से शादी कर रहे हो? टीवी पर ये लड़की क्या कह रही है? हर न्यूज़ चैनल पर यही खबर चल रही है। आखिर ये सब कुछ किस मकसद से किया जा रहा है? और तुम क्या इस लड़की को जानते हो? अजीब बेशरम लड़की है, कैसे कपड़े पहन रखे हैं, और तुम इससे शादी करोगे? वो गुस्से से भरी बैठी थी। फ़ोन लेते ही शुरू हो गए, जबकि दूसरी तरफ ज़ारन ने अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से रोका। रिलैक्स दादी रिलैक्स, अगर आपको पसंद नहीं आई तो फिर मैं इससे शादी ही नहीं करूँगा, वो अपनी हंसी दबाते बोला, जबकि दूसरी तरफ दादी के गुस्से का ग्राफ बढ़ना शुरू हो गया, मानो बीपी हाई होने को था उनका। अगर मेरी पसंद की लड़की से शादी करना है तो इबादत में क्या बुराई है, जो जहाँ 3 साल से तेरे निकाह में बैठी है। मैं पूछती हूँ, इतनी खूबसूरत बीवी होने के बावजूद तेरा ध्यान आगे पीछे जाता कैसे है? कौन है ये लड़की और किस तरह से, किस बिना पर दावा कर रही है कि तुझसे शादी करेगी? दादी प्लीज़ रिलैक्स हो जाए, मुझे भी तो बात करने का मौका देना, ज़रा सब्र से काम ले, बता तो रहा हूँ ना मैं आपको। वो उन्हें रिलैक्स करते हुए बोला, जबकि दादी अब रिलैक्स नहीं रह सकती थी। मुझे कुछ नहीं सुनना, ना ही मुझे कुछ जानना है। बस आज के बाद ये लड़की मुझे तेरे साथ नज़र नहीं आनी चाहिए, और ना ही इस लड़की की ज़ुबान पर कभी तेरा नाम आए। बहुत बुरी है ये लड़की, शर्म हया नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इसमें। इबादत इससे लाख गुना अच्छी है, बल्कि मेरी इबादत तो हीरा है हीरा। खूबसूरती में इससे लाख दर्जे बेहतर है, अखलाक में बेहतर, शर्म व हया वाली मेरी इबादत। और ये लड़की बेशरम बेहया, ये पसंद है तुझे? तो फिर सिर्फ इसी को रखना, दादी को भूल जाना फिर। दादी की बात पर बारिक ने बड़ी मुश्किल से अपना कहकहा कंट्रोल किया था, जबकि इबादत सिर्फ पास बैठी सुन रही थी। उसे हंसी आती थी अपनी ज़ात पर, कैसे दादी ज़ारन को मजबूर करती थी उसके बारे में सोचने के लिए, और ज़ारन शाह उसके बारे में बात तक करना अपनी तौहीन समझता था। अब उसे समझ में आया था कि उस दिन ज़िबाइश के साथ उसने अपना ताल्लुक़ क्यों क्लियर नहीं किया था, क्यों उसे नहीं बताया था कि इबादत उसके निकाह में है। हकीकत ये थी कि वो ज़िबाइश को पसंद करता था, उससे शादी करना चाहता था, और अगर उसके दिल में वो लड़की थी तो फिर ज़बरदस्ती वो उसकी ज़िंदगी में शामिल क्यों हो? मेरे ख़्याल में अब हमें ज़ारन से इबादत के बारे में बात करनी चाहिए। वो चाय लेकर दादी के कमरे की तरफ जा रही थी, जब उसे दादी की आवाज़ आई। उसने अपने कदम वहीं रोक लिए।
अम्मी जान आप भी हद करती हैं। ज़ारन ये घर छोड़कर जा चुका है सिर्फ इसलिए ताकि वो इबादत से शादी ना करे, और आप उसे इबादत के साथ बांधना चाहती हैं। 3 साल हो चुके हैं इस निकाह को, ज़ारन ने आज तक कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मतलब साफ है कि वो आइंदा भी इबादत में किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएगा। आप इस बात को कबूल क्यों नहीं कर लेती कि ज़ारन इबादत में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखता, वो उससे शादी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा शादी? वो उससे शादी करेगा, उसे शादी करना पड़ेगी। आखिर निकाह हुआ है, निकाह जिन भी हालात में हुआ है लेकिन हुआ तो है ना। मैं मानती हूँ मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती की है, मैंने उसे ज़बरदस्ती मजबूर किया इस शादी के लिए, लेकिन फिर भी उसने निकाह तो किया था ना। इबादत उसके निकाह में है, उसके नाम पर इस घर में है, उसके नाम पर बैठी है वो 3 साल से। हर मुमकिन कोशिश करती हूँ उस लड़की के दिल में ये बात डालने की कि वो अपने शोहर से मोहब्बत करे, उसके बारे में सोचे, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी इबादत को इस तरह नाउम्मीद नहीं होने दूंगी। अम्मी जान बात नाउम्मीदी की नहीं है, बात है ज़ारन की मर्ज़ी की। हम उसकी मर्ज़ी के खिलाफ निकाह तो करवा सकते हैं लेकिन उसे ज़बरदस्ती शादी करने पर और निभाने पर मजबूर नहीं कर सकते। वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी रहा है, उसे ज़बरदस्ती कभी भी पसंद नहीं थी। वो एक बार मजबूर हो सकता है, बार बार नहीं, और उसकी गैर दिलचस्पी इसी बात की गवाह है कि वो कभी भी इबादत की रुखसती नहीं करेगा बल्कि उसे तलाक दे देगा और ये किस्सा यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। वो उन्हें तल्ख़ हकीकत बता रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी इबादत के साथ कोई ज़्यादती नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ज़ारन को उसे तलाक नहीं देने दूंगी। मैंने इबादत की माँ से मरने से पहले वादा किया था कि मैं उसकी बेटी को एक मजबूत छत दूंगी और ज़ारन उसका सारी ज़िंदगी के लिए सहारा बनेगा। अगर ज़ारन राज़ी नहीं हुआ तो मुझे और भी बहुत से तरीके आते हैं, लेकिन मैं इबादत को उससे अलग हरगिज़ नहीं होने दूंगी। अगर वो उस लड़की से शादी करेगा तो उससे मेरा हर ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म करने पड़ेगा उसे मुझसे ज़िंदगी भर का ताल्लुक़। वो बहुत सोच समझ कर बोली, जबकि इबादत वहीं से पलट गई। वो उसे ज़बरदस्ती किसी की ज़िंदगी में शामिल करने का फ़ैसला कर रही थी और वो बेबस थी। वो कमरे में वापस आई तो उसकी सारी सोचें ज़ारन शाह की तरफ जा रही थी। उससे शादी करने की वजह से वो घर छोड़कर चला गया। वो घर वापस नहीं आता था सिर्फ इसलिए ताकि उसे फोर्स ना किया जाए शादी पर। वो घर बार छोड़कर चला गया था ताकि उसे इस शादी वो कमरे में वापस आई तो उसकी सारी सोचें ज़ारन शाह की तरफ जा रही थी। उससे शादी करने की वजह से वो घर छोड़कर चला गया था। वो घर वापस नहीं आता था सिर्फ इसलिए ताकि उसे फोर्स ना किया जाए शादी के लिए। वो घर बार छोड़कर चला गया था ताकि उसे उससे शादी ना करना पड़े। उसकी ज़िंदगी की डोर ज़ारन शाह के हाथों में थी। उसकी सिर्फ एक ना और हाँ पर उसकी सारी ज़िंदगी लटकी हुई थी, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ और ख़ानदान की वजह से हुआ था। बाप के इंतकाल के बाद उसका ताया उसकी शादी ज़बरदस्ती अपने तलाक याफ्ता 2 बच्चों के बाप से करना चाहता था। जब उसे पता चला कि उसकी माँ को कैंसर है, इस बात ने जैसे उसकी दुनिया हिलाकर रख दी। उसकी माँ ने सारी ज़िंदगी तकलीफ़ें सही थी, उसकी सारी ज़िंदगी ताने और बातें सुनते गुजर गई थी, और वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी की ज़िंदगी भी ऐसी हो। इसलिए उसने फ़ैसला किया था कि वो अपनी बेटी की ज़िंदगी ख़राब नहीं होने देगी। उसने अपनी बेटी की खातिर स्टेप लिया। अपनी बीमारी से लड़ते झगड़ते वो सीधी यहाँ आई। दादा जान उनके बाबा के कज़न ब्रदर लगते थे, और उसके अलावा उनके पास मायके के नाम पर कुछ नहीं था। यहाँ पर जब इन लोगों ने उसकी हालत देखी तो मानो कलेजा मुँह को आ गया। उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उनका इलाज अब मुमकिन नहीं था। जबकि पीछे से बार बार फ़ोन कॉल्स आ रही थी कि खुद जहाँ मरना है जाकर मर जाओ, लेकिन कम से कम हमारी बेटी तो वापस करके जाओ, वो हमारे भाई की आखिरी निशानी है। कहने को तो ये उनकी बातें थी, लेकिन हकीकत ये थी कि वो उसकी तरह एक नौकरानी चाहते थे जो सारी ज़िंदगी उनके बेटे की ग़ुलामी करे और उनके बच्चों को पाले, जिसके लिए वो कभी भी तैयार ना थी। ऐसे में एक दिन मौत उनके दरवाजे पर आ रुकी, और मरने से पहले उन्होंने बस एक ख्वाहिश की थी कि उनके चारों पोतों में से किसी एक के साथ इबादत का निकाह कर दिया जाए। उस वक्त बारिक मुल्क से बाहर था। शहीर अपनी यूनिवर्सिटी की वजह से कराची हॉस्टल में रहता था, और ज़बर अपने किसी मिशन पर मसरूफ़ था। ऐसे में सिर्फ ज़ारन ही था जिसे दादी अपनी इज्जत और चादर का वास्ता देकर निकाह के लिए राज़ी कर पाई थी, और आज वही चादर उसके आड़े आ रही थी। वो सारी ज़िंदगी के लिए उस पर बोझ बनती जा रही थी जो उसे कबूल ना था। उसकी मीटिंग शुरू होने में सिर्फ कुछ मिनट का ही वक्त रहता था जब राहील तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। राहील को आते देख उसे गुस्सा आया था। मैं जानता हूँ मैं बिल्कुल सही टाइम पर नहीं आया, तेरी मीटिंग शुरू होने वाली है, लेकिन मैं अपनी शादी का एल्बम लेकर आया। हो सकता है इस एल्बम में उस लड़की की तस्वीर हो जिसे तू ढूंढ रहा है। यार प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। मुझे खुद उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा। मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। इस एल्बम को देखकर हो सकता है
तो इस एल्बम को देख, हो सकता है इनमें से वही कोई लड़की हो। वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ आई थी ना, सब ने बारी बारी तस्वीरें खिंचवाई थी और सबकी सब एल्बम में यहाँ ले आया हूँ। इनमें से देख, हो सकता है तुझे वो लड़की मिल जाए। उसने एक के बाद एक तस्वीर उसके सामने खोलते हुए से सारी तस्वीरें दिखाना शुरू कर दी थी। वो जल्दी जल्दी सारी तस्वीरें आगे कर रहा था। शादी के पूरे एल्बम में कोई भी एक तस्वीर उस लड़की की नहीं थी। उसकी निगाहें कहीं पर नहीं ठहरी थी। ये वाली देख, हो सकता है ये वाली लड़की हो। उसने सहरिश के बिल्कुल साथ बैठी लड़की की तरफ इशारा किया। उसने सहरिश के बिल्कुल साथ बैठी लड़की की तरफ इशारा किया था जब उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, ये भी वो लड़की नहीं। उस लड़की की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है। उस लड़की की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं और उम्र में भी ज़्यादा नहीं लगती, कोई 20 के आसपास होगी। ये लड़की मेहंदी वाले दिन ग्रीन कलर के फ्रॉक में थी, या शायद उसने ग्रीन कलर का कोई टॉप वगैरह पहन रखा था। दुपट्टा उसका येलो कलर का था। तेरे पीछे खड़ी थी, मैंने देखा था उसे। उसने तफसील से बताया। इस तरह के कपड़ों में ऐसा करता हूँ मैं, मेहंदी के एल्बम लेकर आता हूँ, उसमें देख कर तू बता। अगर वो तुझे मेहंदी पर नज़र आई थी तो यकीनन मेहंदी वाले एल्बम में ज़रूर होगी। हाँ ठीक है, वो वाली तस्वीरें लेकर आ, उनको देखकर मैं बताता हूँ। और शादी वाले दिन ना उसने मैरून कलर की मैक्सी टॉप फ्रॉक पहन रखी थी। दामियार ने याद करते कहा तो एक लम्हे के लिए राहील का ध्यान इबादत की कज़न पर गया। वो लड़की सहरिश की बेस्ट फ्रेंड थी और मेहंदी वाली रात उसने उसके साथ बहुत लड़ाई भी की थी, लेकिन शादी वाले दिन वो रस्म में शामिल नहीं हुई थी क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो घर चली गई थी जल्दी। मेरी नज़र में एक लड़की है, उसके बारे में तुझे वापस आकर बताऊंगा। कहते हुए वो वहाँ से बाहर निकल गया जबकि दामियार उठकर अपनी मीटिंग की तरफ बढ़ गया। ऐसा कैसे मुमकिन था कि वो लड़की वहाँ मौजूद भी हो और उसकी किसी तरह की कोई तस्वीर ना बनी हो वहाँ। शादी हॉल में बनने वाली पूरी एल्बम में वो लड़की कहीं भी मौजूद ना थी। वो खुद उलझ कर रह गया था। क्या उस दिन उसे देखना सिर्फ उसका वहम था? लेकिन अगर वहम होता तो सिर्फ उसे होता। शीना ने भी तो उस लड़की को देखा था ना। अगर सिर्फ वही वो उस लड़की को देख पाया था तो शीना क्यों चिल्लाती? वो उस लड़की को वहाँ से जाने का कह रही थी। उसे शीना पर गुस्सा आया था। उसे फजूल में चिल्लाने की क्या ज़रूरत थी उस लड़की पर? उसके चिल्लाने की वजह से वो लड़की वहाँ से भाग गई थी, वरना यकीनन वो उससे कम से कम बात तो कर पाता। मीटिंग के बाद उसने राहील को फ़ोन किया था ताकि वो उससे मेहंदी वाले एल्बम के बारे में बात कर सके, लेकिन राहील ने कहा कि वो एल्बम वो अपनी सहेली को कराची भेज चुकी है और आज वो शादी वाला एल्बम भी भेजने वाली है, क्योंकि उसने उससे वादा किया था कि शादी वाला एल्बम सबसे पहले उसकी कराची वाली सहेली अरूश देखेगी। उसकी नज़र में ये मामूली सी बात थी, लेकिन राहील उसे क्या बताता कि ये कोई मामूली बात नहीं थी, बल्कि यहाँ उसका दोस्त बुरी तरह से उलझा हुआ था और वो कैसे भी उस लड़की के बारे में जानना चाहता था, लेकिन ये बात वो उसे नहीं बता पाया था। एक दो दफ़ा तो उसका दिल चाहा कि वो उससे इस बारे में बात करे, मालूमात ले उस लड़की के बारे में, लेकिन फिर सहरिश को बेकार में उस पर शक हो जाता और वो ऐसा चाहता नहीं था, इसीलिए उसने सहरिश से उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा। इन सब के दूसरी तरफ कामयार को उस पर गुस्सा आ रहा था। क्या तुक बनती थी, शादी वाला एल्बम उठाकर उसने कराची भेज दिया था। हद होती है किसी चीज़ की। इस बेवकूफ़ इंसान ने सिर्फ एक ही एल्बम बनवाया था। बहुत सोचने के बाद आखिर उसने राहील की बीवी से मिलने का फैसला किया था। यकीनन वो उसकी दोस्त थी, तभी तो उसकी शादी पर आई थी, वरना उसके अलावा ब्राइडल या ग्रूम रूम में कोई और नहीं जा सकता था। राहील इस मामले में उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि सहरिश ज़रूर उसकी मदद कर पाएगी। भाई साहब, आप यहाँ आए, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मेरा भाई मेरे घर में आया, मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन जिस मकसद से आप आए हैं उसके लिए मैं पहले इनकार कर चुका हूँ। मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से नहीं करवाऊँगा, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। आप बार बार यहाँ आकर ना तो खुद शर्मिंदा हो और ना ही मुझे शर्मिंदा करें। हाजी साहब उन्हें देखते हुए बोले थे। जब उसने घर के अंदर कदम रखा, सामने ही ताया अबू बैठे नजर आए थे और यहाँ पर किस बारे में बात हो रही थी इस चीज़ का अंदाज़ा भी उसने अच्छे से कर लिया था। यकीनन वो लोग दोबारा उसके रिश्ते के लिए यहाँ आए हुए थे और उसे यकीन था उसके बाबा ने फिर से इनकार किया होगा, और उसे खुशी थी इस बात की कि वो हर दफ़ा उनके रिश्ते को ठुकरा देते थे। उनका बेटा हरगिज़ इस काबिल नहीं था कि उसे अपने सर का ताज बनाया जा सके। अगर बाबा मान भी जाते तो वो भी उस शख्स को कभी भी उसका आइडियल नहीं बनाकर रख सकती थी जिसके घटिया करतूत वो अपनी आंखों से देख चुकी थी। उस शख्स ने सिर्फ उससे शादी करने के लिए उसकी ज़ात पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा दिया था जिसका कोई गवाह नहीं था, कोई सबूत नहीं था। सिर्फ उसके एक टीचर ने चंद जुमले कहे जो उसे सारे ख़ानदान में बदनाम करवा गए। 3 साल पहले उससे कोई गलती नहीं हुई थी, कुछ भी गलत नहीं किया था उसने, लेकिन फिर भी उन लोगों की वजह से आज उसका बाप खुलकर जी नहीं पा रहा था।
वो अपने ख़ानदान से अलग हो गया था, लेकिन फिर भी ये लोग उन्हें तंग करने के लिए आ जाते और फिर बाबा हर दफ़ा ये कहकर उन लोगों को भेज देते कि उन्हें अपनी बेटी पर पूरा यकीन है कि उनकी बेटी ने कोई गलत काम नहीं किया। ये उसका बाप था जो उसके लिए लड़ता था, सर उठाकर उसे जीने की हिम्मत देता था, वरना जिस तरह उनके ख़ानदान वालों ने उन्हें ज़लील किया था वो शायद कभी सर ना उठाकर उनके सामने चल पाती। लेकिन उसका बाप उसके साथ खड़ा था, उसका गरूर उसके साथ खड़ा था। वो क्यों नज़रें झुकाती जब उसके बाप को उस पर यकीन था। जब उसके बाप ने कह दिया कि उसकी बेटी ने कोई गलत काम नहीं किया तो फिर पूरी दुनिया ही क्यों ना उस पर इल्ज़ाम लगाए, उसे कोई फ़र्क ना पड़ता था। उसके लिए सबसे बढ़कर उसके बाप का यकीन था। वो ताया को सलाम करती अपने कमरे में चली गई। उसके बाद वो बाहर नहीं निकली थी। ताया कब गए उसे बिल्कुल पता नहीं था। ना जाने कब उसकी आंख लग गई और वो वहीं ताया के जाने का इंतज़ार करते ही सो गई थी।